In this lecture, we will be discussing about microscopes and microscopy. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So, what is microscopy? Microscopy is a technique of using microscopes to view objects and areas of objects that cannot be seen with the naked eye. Human eye can view objects which are greater than 0.1 mm, but for viewing the objects smaller than this we need microscopes. A microscope is an instrument used to see objects that are too small to be seen by the naked eye. The microscopes can attain magnification from 100x to 400,000x. तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो एक इक्विपमेंट है जो कि जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका साइज 0.1 mm से जो हमारी आई की जो लोअर लिमिट है उससे नीचे की चीज़ों को देखने में यूज़ होते हैं। तो मैग्नीफिकेशन एक माइक्रोस्कोप की 100 से लेके 4 लाख टाइम्स हो सकती है। सेवरल टेक्निक्स ऑफ सैंपल प्रिपरेशन आर अवेलेबल which help in visualizing fine morphological details of microorganisms. The magnification power is defined as the extent to which the object being viewed appears enlarged, but magnification beyond the resolving power is of no use as the obtained image will be less in detail and fuzzy. तो होता क्या है कि मैग्नीफिकेशन पावर होती है जो माइक्रोस्कोप की, वो होता है कि कितना बड़ा किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप दिखा सकता है, पर अगर वो साफ नहीं होएगी, धुंधली होएगी, तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो रिजॉल्विंग पावर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बाय विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेपरेटेड एंड स्टिल बी डिस्टिंग्विशेबल एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो लिमिट है रेजोल्यूशन की कि कोई चीज़ को, दो पॉइंट्स को आप उनको अलग अलग कैसे बता सकते हो। सो माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन के सबसे पहले बात आती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज द ऑब्जेक्टिव which must produce a clear image, not just a magnified one. Thus, resolution is extremely important. The resolution is the ability of lens to separate or distinguish between small objects that are closely together. तो रेजोल्यूशन क्या है? दो पास पास के पॉइंट्स को कितने वो पास हो सकते हैं पर हम उनको अलग बता सकें, डेट इज़ द रेजोल्यूशन। जैसे अगर हमने कई बार देखा होगा कि रात को जब कार आ रही होती है आगे से, अंधेरे में उसकी लाइट्स दिखती हैं हमें, तो काफ़ी दूर से वो हमें एक लाइट दिखती है, उसके बाद वो जब पास आ जाती है, धीरे धीरे पास आती है, तो हमें वो दो लाइटें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या है कि पहले एक दिख रही थी, फिर वो अलग अलग दो पॉइंट दिखने लग गए, तो वो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। मच ऑफ द ऑप्टिकल थ्योरी अंडरलाइंग माइक्रोस्कोप डिज़ाइन was developed by two German physicists, Ernest Abbe in 1870s. The minimum distance d between two objects that reveals them as separate entities is given by the Abbe's equation, in which lambda is the wavelength of light used to illuminate the specimen. Shorter wavelength yields higher resolution and n sin theta is the numerical aperture Na. तो ये एक इक्वेशन है, d is equal to 0.5 lambda upon n sin थीटा। तो जो आपकी जो रेजोल्यूशन है, मिनिमम डिस्टेंस है दो पॉइंट्स का जो आप इससे बता सकते हो, वो एक तो आपका रेजोल्यूशन पे लैम्डा पे डिपेंड करेगा जो वेवलेंथ है लाइट की, और दूसरा है न्यूमेरिकल अपर्चर। एज डी बिकम स्मॉलर द रेजोल्यूशन इंक्रीज, जितना डी छोटा होएगा उतनी रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी। एंड फाइनल डिटेल कैन बी डिसर्न्ड इन अ स्पेसिमेन, उस स्पेसिमेन के हम फाइन डिटेल्स को फिर देख सकते हैं। द प्रेसिडिंग इक्वेशन इंडिकेट्स दैट अ मेजर फैक्टर इज इन रेजोल्यूशन इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो इसमें दो ही फैक्टर हैं, एक लैम्डा है, एक एन साइन थीटा है। तो वेवलेंथ एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। द वेवलेंथ मस्ट बी शॉर्टर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स और दे विल नॉट बी सीन क्लियरली। तो वेवलेंथ दोनों पॉइंट की हमें बिल्कुल जो है, जितनी छोटी होएगी हमारी वेवलेंथ उतनी ही हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को रिजोल्व कर पाएंगे। दस ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
light at blue end of visible spectrum in the range of 450 to 500 नैनोमीटर। तो अगर हम 500 नैनोमीटर की लाइट को लेंगे तो हमारी रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी, और इससे भी कम अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम्स को लेंगे तो और ज़्यादा हम उसको रिजोल्व कर पाएंगे। दूसरा आता है न्यूमेरिकल अपर्चर। द एंगुलर अपर्चर थीटा इज अ हाफ द एंगल ऑफ कॉन ऑफ लाइट दैट एंटर्स अ लेंस फ्रॉम अ स्पेसिमेन एंड अ न्यूमेरिकल अपर्चर इज एन साइन थीटा। तो ये कॉन ऑफ लाइट है जो ऑब्जेक्टिव के अंदर एंटर हो रहा है, तो ये इसका हाफ द एंगल होता है। In right hand illustration, the lens has larger angular and numerical aperture, its resolution is greater and its working distance smaller। तो ये वाला जो लेंस है इसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा है, पर ये स्लाइड के पास आ गया ज़्यादा। तो एक लिमिट है स्लाइड के कितने पास ला सकते हैं। अगर आपने माइक्रोस्कोप में कभी ध्यान से देखा होगा कि जो आपका 40x का ऑब्जेक्टिव होता है या फिर 100x का होता है, वो तो टच ही हो जाता है एक तरह से स्लाइड के ऊपर। तो इसकी एक लिमिट होती है न्यूमेरिकल अपर्चर की। The numerical aperture is more difficult to understand. Theta is defined as the half the angle of cone of light entering an objective. The light that strikes the microorganism after passing through a condenser is cone-shaped. When this cone has a narrow angle and tapers to a sharp point, it does not spread out much after leaving the slide and therefore does not adequately separate images of closely packed objects. The resolution is low. तो रेजोल्यूशन लो होती है अगर इसका जो कोन है शार्प होता है, टेपर ज़्यादा हो जाए, स्प्रेड ना हो अच्छी तरह, तो शार्प नहीं आती। द रेजोल्यूशन लो इफ कोन ऑफ लाइट हैज़ अ वेरी वाइड एंगल, ज़्यादा वाइड एंगल हो अगर कोन ऑफ लाइट का, स्प्रेड ज़्यादा हो जाए, पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, क्लोजली पैक्ड ऑब्जेक्ट्स अपीयर वाइडली सेपरेटेड एंड आर रिजॉल्व्ड। The angle of cone of light that can enter a lens depends on the refractive index n of the medium in which the lens works as well as upon the objective itself। तो एक इसमें और बीच में अब एक चीज़ और आ गई है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज 1 सिंस थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 द मैक्सिमम थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1। नो लेंस वर्किंग इन एयर कैन हैव अ न्यूमेरिकल अपर्चर ग्रेटर देन 1। तो 1 से ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। The only practical way to raise the numerical aperture above 1 and therefore achieve higher resolution is to increase the refractive index with immersion oil. A colorless liquid with the same refractive index as glass, if air is replaced with immersion oil, many light rays that did not enter the objective due to reflection and refraction at the surface of objective lens and slide will now do so. An increase in numerical aperture and resolution results. तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर इमर्शन ऑयल यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज़ इमर्शन ऑयल। तो एक ऑयल होता है सिडार वुड का होता है। तो सिडार वुड क्या है, एक सिडार क्या है, एक वुड का टाइप होता है। तो इसमें से जो ऑयल निकलता है उसको हम क्या करते हैं, अपने स्पेसिमेन के ऊपर लगा देते हैं, उससे फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस दिखा देता हूँ आपको मैं। ये है इमर्शन ऑयल, इमर्शन ऑयल टाइप ए, ठीक है। तो ये हमारे यूज़ होता है ज़्यादातर। इमर्शन ऑयल टाइप बी, अलग अलग टाइप्स हैं इसके, इसकी हम नहीं ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो लैम्डा डेट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक एन जो आपका हो गया एन साइन थीटा इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर किस पे डिपेंड करता है, ये आपका जो डिपेंड करता है एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये सारा हो गया। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड द माइक्रोस्कोप्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो अगर तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर आपको पता हो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं आपको स्पेक्ट्रम दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक this is the electromagnetic spectrum
अगर हम स्टार्ट करें, सबसे जो कम वेवलेंथ, इसमें पिक्चर आएगी अभी, देखो रेडियो वेव्स का सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है 10⁻³ फिर माइक्रोवेव की उससे कम, इंफ्रारेड की उसके कम, विजिबल की ये रेंज है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो इसी हिसाब से जितनी उसकी छोटी वेवलेंथ होएगी उतनी चीज़ों को हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे जो विजिबल लाइट है वो प्रोटोजोआ तक दिखा सकती है, इंफ्रारेड नीडल पॉइंट्स तक दिखा सकती है, बटरफ्लाइज, ये माइक्रोवेव रेंज आ गई, ये सारा विजिबल का वैसे तो है ये। इसके बाद अगर आपने इससे छोटी चीज़ें देखनी हो, देखो जैसे अल्ट्रावायलेट से मॉलिक्यूल्स, एक्सरे से और आगे फिर जो ज़्यादा डिटेल है, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ छोटी होती चली जाएगी लाइट की उतने हम स्मॉलर डिटेल्स को देख सकते हैं। तो अगर हम विजिबल लाइट को यूज़ कर रहे हैं फॉर माइक्रोस्कोपी देन इट इज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे सिंपल है, सस्ती होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, दिस टेक्निक एम्प्लॉयज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑल्सो कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। This instrument contains one or more lenses producing an enlarged image of sample placed in focal plane. The optical microscope have refractive glass and occasionally of plastic or quartz to focus light into the eye or another light detector. The mirror-based optical microscopes operate in the same manner. Typical magnification of light microscope assuming a visible range light is up to 1250x. तो जो रेजोल्यूशन है इसकी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की वो अबाउट 1250x होती है, और जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो 0.250 माइक्रोमीटर है। इससे छोटी चीज़ को वो नहीं दिखा पाएगी, 250 नैनोमीटर से छोटी चीज़ को वो नहीं दिखा सकती। द रिजल्टिंग इमेज कैन बी डिटेक्टेड डायरेक्टली बाय द आई एट इमेज ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और कैप्चर डिजिटली। या तो सीधी आंख से देख लो या फिर उसके ऊपर कैमरा वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आपके 4 टाइप्स हो गए, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। तो ये एक आपका सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो स्टूडेंट माइक्रोस्कोप होता है उसका यहाँ पर इमेज है। इसके अंदर हम देख सकते हैं ये ऊपर आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मिरर है, डायफ्राम होता है, यहाँ पर कंडेंसर लेंस होता है, बीच में स्लाइड है, स्टेज है, ठीक है। ये 2 स्क्रूज होते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो ये प्रैक्टिकल में भी हम इसको कवर करेंगे सारे टॉपिक को। तो सबसे पहले जो कॉमन टाइप की माइक्रोस्कोपी है डेट इज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक। दिस टेक्निक गेट्स इट्स नेम एज डार्क इमेज अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड इज प्रोड्यूस। तो सिंपल जो लैब में माइक्रोस्कोप होता है वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ही होता है। उसके अंदर जो स्पेसिमेन होता है वो डार्क होता है और उसके जो आसपास की बैकग्राउंड जो प्रोड्यूस होती है वो आपकी वाइट होती है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डो नॉट एब्जॉर्ब मच लाइट बट स्टेनिंग दैम विद डाई, मिथाइलिन ब्लू एक्सेट्रा एनहेंसेस देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट विच रिजल्ट्स इन ग्रेटर कंट्रास्ट एंड कलर डिफरेंशिएशन। तो डाइज को यूज़ करते हैं क्योंकि माइक्रोब्स अपने आप में ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये सैम्पल रिव्यूड है, तो इसमें आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट कलर का है और जो आपका सैंपल है वो डार्क कलर का है, इसलिए इसे कहते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ये एक इमेज है, ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के ये इसका ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या है, जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर का है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इसके अंदर वाइट कलर का है। इसे कहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। नाम इसका डार्क फील्ड क्यों है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर का होता है। Simple light microscope can be used for dark field microscopy by using special type of condenser which focuses a hollow cone of light on the specimen in such a way that unreflected and unrefractive rays do not enter the objective। तो इसके अंदर जो डार्क फील्ड होता है इसके अंदर होलो कॉन कंडेंसर होता है, ये स्पेशल कंडेंसर है। ब्राइट फील्ड में तो क्या सीधा नीचे से लाइट आई, उसके बाद कंडेंसर लेंस ने उसको फोकस करा स्लाइड के ऊपर, स्लाइड से ऑब्जेक्टिव में चलेगी, ऊपर फिर आई पीस में चली जाती है। इसमें क्या है, जो लाइट रेज आई वो यहाँ से इसने एक कोन बना दिया उसका, होलो कोन। तो जो लाइट है वो साइड में निकल जाती है ज़्यादातर,
और बीच में थोड़ी ही लाइट जा पाती है। तो ये आपकी जो इससे क्या होता है, जो बैकग्राउंड है वो आपका डार्क कलर का हो जाता है और इमेज है वो आपकी वाइट कलर की आती है। Dark field can dramatically improve image contrast, especially of transparent object, while requiring little equipment or setup or sample preparation. However, the technique suffers from low light intensity in final image of many biological samples and continues to be affected by low apparent resolution. तो resolution नहीं अच्छी होती, सिर्फ इसका फ़ायदा क्या है कि ज़्यादा आपको स्टेन करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही आप सैम्पल्स को विजुलाइज कर सकते हो। इसके बाद अगला आता है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डेवलप्ड बाय डच फिजिसिस्ट फ्रिट्ज जर्नेके इन दी 1930s, इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में। अ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कन्वर्ट्स स्लाइट डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेल डेंसिटी इनटू इजीली डिटेक्टेड डिफरेंसेस इन कंट्रास्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स पाथ चेंजेस। तो उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो सेल का जितना भी मटेरियल है उसका थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उनमें फ़र्क होता है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये इसी प्रिंसिपल को यूज़ करता है कि स्लाइड डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेल डेंसिटी इनटू इजीली डिटेक्टेड डिफरेंसेस इन कंट्रास्ट। तो उसके बेस पे ये कंट्रास्ट की इमेज प्रोड्यूस करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The microscopy is done using a conventional light microscope fitted with a phase contrast objective and condenser। तो ऑब्जेक्टिव एंड कंडेंसर इसका फेस कंट्रास्ट होता है, तो थोड़ा स्पेशल माइक्रोस्कोप ही होता है इसके लिए। Using this technique, it is possible to reveal differences in cells and their structures not achievable by other microscopic techniques. The technique make it possible to view unstained samples of microorganisms. Phase contrast microscopy is especially useful for studying microbial motility, determining the shape of living cells, and detecting bacterial components such as endospores and inclusion body। तो इससे अनस्टेन्ड सैंपल को आप यूज़ कर सकते हो, तो लाइव बैक्टीरिया को ही आप स्टेन कर सकते हो, उससे उसके जो स्ट्रक्चर हैं, जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजेला वगैरह, वो आप आसानी से देख सकते हो। अ सैंपल व्यूड अंडर फेस कंट्रास्ट राइट एंड ब्राइट फील्ड लेफ्ट माइक्रोस्कोपी। तो ये जो राइट वाला है, ये वाला सैंपल है, ये आपका फेस कंट्रास्ट का है और ये सिंपल ब्राइट फील्ड है। तो आप देख सकते हो कि कंट्रास्ट इसका ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आती है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज होता है। द माइक्रोस्कोप्स thus far considered produce an image from light that passes through a specimen. An object also can be seen because it actually emits light and this is the basis of fluorescence microscopy। तो पहले वैसे तो क्या होता है कि इमेज जो आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होती है वही हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पर अगर आपका ऑब्जेक्ट खुद ही अपने आप ही लाइट को इमिट कर सके तो उसको भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। तो when some molecules absorb radiant energy, they become excited and later release much of their trapped energy as light. This phenomena is known as fluorescence. Any light emitted by an excited molecule will have a longer wavelength or be of lower energy. तो जो एनर्जी को वो गेन करेगा उससे जब छोड़ेगा तो लोअर एनर्जी छोड़ेगा और उसकी जो वेवलेंथ होएगी वो लॉन्गर होएगी और एनर्जी कम होएगी। Then the radiation originally absorbed, fluorescence light is emitted very quickly by the excited molecules as it gives up its trapped energy and returns to a more stable state। तो जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एनर्जी को लेते हैं बाहर से, एक्साइट हो जाते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, फिर वो उस एनर्जी को लूज करते हैं और फिर दोबारा से स्टेबल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप exposes a specimen to ultraviolet or blue light and forms an image of the object with resulting fluorescent light। तो यूवी लाइट या फिर ब्लू लाइट से एक्सपोज करते हैं जिससे क्या होता है उसके मॉलिक्यूल्स एकदम से एक्साइट हो जाते हैं। डाइज भी यूज होती हैं, फ्लोरोसेंस डाइज इसके अंदर। अ मर्करी वेपर आर्क लैम्प और अदर सोर्स प्रोड्यूसेस एन इंटेंस बीम एंड हीट ट्रांसफर इज लिमिटेड बाय अ स्पेशल इंफ्रारेड फिल्टर। तो गर्म नहीं होने देते सैंपल को, बीच में इंफ्रारेड फिल्टर होता है, सिर्फ क्या होता है उसको एक्साइट करने के लिए हम यूवी लाइट देते हैं। द लाइट पासिस थ्रू एन एक्साइटर फिल्टर दैट ट्रांसमिट्स ओनली द डिजायर्ड वेवलेंथ।
A dark field condenser provides a black background against which the fluorescent objects glow. तो फील्ड डार्क रहता है और जो फ्लोरोसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्लो करते हैं इसके अंदर। तो ये इसका सारा डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो मर्करी वेपर आर्क लेंथ है, ये आपके लाइट प्रोड्यूस करता है। फिर एक्साइटर फिल्टर है, अलाउज ओनली शॉर्ट वेवलेंथ लाइट अबाउट 400 नैनोमीटर। मिरर आ गया, फिर उसके बाद डार्क फील्ड कंडेंसर आ गया, प्रोवाइड्स डार्क बैकग्राउंड। फिर यहाँ से स्पेसिमेन स्टैंड विद फ्लोरोक्रोम एमिट्स फ्लोरोसेंस व्हेन एक्टेड बाय एक्साइटिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि इसमें जो स्पेसिमेन है उसको डाई, स्पेशल डाई होती है फ्लोरोक्रोम डाई, उसे ट्रीट करा जाता है। फिर वो उसके बाद आगे फिर एक बैरियर होता है जो रिमेनिंग जो वेवलेंथ होती है हार्मफुल होती है आइज़ के लिए, उसको रोक लेता है और फिर आई पीस में लाइट चली जाती है। इस तरह से ये इमेज प्रोड्यूस करता है मॉलिक्यूल की। Usually the specimen have been sustained with dye molecules called fluorochromes that fluoresce brightly upon exposure to light of specific wavelength, but some microorganisms are autofluorescing। तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो अपने आप से भी फ्लोरेस कर सकते हैं। The microscope forms an image of the fluorochrome labeled microorganism from the light emitted when they fluoresce. A barrier filter positioned after the objective lens removes any remaining ultraviolet light which could damage the viewer's eyes। तो यही इसमें बताया है। It is used in for detection of mycobacterium tuberculosis, TB होती है जिसके कारण। It can be identified after staining them with fluorochromes or specially labeling them with fluorescent antibodies using immunofluorescence procedures। तो ये इमेज है आपकी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आप देख सकते हो कि जो आपके माइकोबैक्टीरियम है ये फ्लोरोसेंस कर रहे हैं और डार्क बैकग्राउंड है। बड़ी अच्छी फोटो आ रही है इसके अंदर इसकी। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो थी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी employs electromagnetic and electrostatic lenses to focus a high energy beam of electrons on a sample to produce magnified images। तो इसके अंदर जो लेंस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस होते हैं। और जो बीम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, लाइट नहीं होती, विजिबल लाइट नहीं यूज होती। द लोअर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। Lower is the wavelength of electromagnetic radiation used, higher is the resolution, and as the wavelength of electron beam is 0.005 nanometer, which is approximately 100,000 times shorter than that of visible light 0.2 micrometer. The maximum magnification achievable using electron microscope is 400,000 टाइम्स। तो इसकी जो रेजोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम की काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू द विजिबल लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी TEM, TEM भी कहते हैं इसे, एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM। सो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी is a microscopy technique in which a beam of electron is transmitted through a specimen to form an image. The specimen is most often an ultra thin section less than 100 nanometer thick or a suspension on a grid। तो जो सेक्शन है वो अल्ट्रा थिन होना चाहिए, 100 नैनोमीटर का ही होना चाहिए। उसके थ्रू एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करा जाता है बीच में से। An image is formed from the interaction of electrons with the sample as beam is transmitted through the specimen। The image is then magnified and focused onto a imaging device such as fluorescent screen, a layer of photography film or a sensor such as charge coupled device। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ जो लाइट है वो आपकी होती है इलेक्ट्रॉन बीम, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गन होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ा जाता है, फिर वो स्पेसिमेन के थ्रू पास होता है। उसके बाद लेंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, वो उसको फोकस करते हैं और उससे इमेज प्रोड्यूस करी जाती है। एक फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फिर आजकल तो चार्ज कपल डिवाइस, मतलब कि कैमरा टाइप डिवाइसेस आ गई हैं। इलेक्ट्रॉन बीम इज जनरेटेड बाय अ हीटेड टंगस्टन फिलामेंट इन इलेक्ट्रॉन गन
विच इज़ देन फोकस्ड ऑन स्पेसिमेन बाय द कंडेंसर। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का सोर्स है वो क्या है, टंगस्टन फिलामेंट की इलेक्ट्रॉन गन होती है। डोनट शेप्ड electromagnets called magnetic lenses are used to focus the beam because the electrons are unable to pass through glass lens। तो ग्लास लेंसेज नहीं यूज होते इसके अंदर, इसके जगह पे क्या यूज होता है, कॉइल्स यूज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स। द कॉलम कंटेनिंग लेंसेज एंड स्पेसिमेन मस्ट बी अंडर हाई वैक्यूम टू obtain a clear image because electrons are deflected by collision with air molecule। तो एयर नहीं होनी चाहिए बीच में स्पेसिमेन के और जो आपका माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है सारा, इसलिए वैक्यूम में ही काम होता है सारा का सारा। तो उसके बाद मैग्नेटिक लेंस इसको इनलार्ज इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। अ डेंसर रीजन इन स्पेसिमेन स्कैटर्स मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर अपीयर डार्कर इन इमेज सिंस फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एरिया ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको इसकी वर्किंग दिखाई हुई है। इंटरनल वर्किंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सिंपल है, उल्टा दिखाया हुआ है, आई नीचे है दिखाई हुई, वो लाइट आई कंडेंसर पे आई, फिर स्पेसिमेन पे आई, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर आपका प्रोजेक्शन लेंस या फिर आई पीस कहते हैं जिसे, फिर आई पे चलेगी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी ऐसे ही हुआ, इल्यूमिनेशन सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन गन है, पहले कंडेंसर लेंस पे आई, ये देखो इसमें ग्लास का लेंस नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, फिर स्पेसिमेन आया, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस आया, फिर आई पीस आया, फिर आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन आ गई। तो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग है। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसका बाद में बताऊंगा मैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, कि स्पेसिमेन को कैसे प्रिपेयर करेंगे आप। The cross section of sample should be extremely thin as electrons are scattered by solid objects. The thickness of specimen should be around 20 to 100 nanometer। तो specimen का जो section है काफ़ी पतला होना चाहिए। To prepare such a thin section, specimen need to be supported by plastic material after fixation with chemicals like glutaraldehyde or osmium tetroxide to stabilize cell structure। The specimen is dehydrated with organic solvent, example acetone और इथेनॉल। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आपका सेक्शन है पहले उसको किसी प्लास्टिक मटेरियल के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि इतने छोटे ब्रीक सेक्शन को काटना, बारीक नहीं कट सकता, सिंपल ब्लेड से नहीं आप काट सकते, स्पेशल माइक्रोटॉम इसके लिए यूज़ होता है। उसके लिए पहले क्या है, जो सेल है, जो स्पेसिमेन है आपका, उसको फिक्स करना पड़ता है ग्लूटाराइड के अंदर, और ऑस्मियम टेट्राक्साइड को स्टेबलाइजर डालना पड़ता है, और उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है, उसमें से सारा वाटर निकालना पड़ता है यूजिंग एसीटोन और इथेनॉल। कंप्लीट डिहाइड्रेशन इज एसेंशियल बिकॉज मोस्ट प्लास्टिक्स यूज्ड फॉर एम्बेडिंग आर नॉट वाटर सोल्यूबल, इसलिए ये पानी इसमें से निकालना जरूरी है। नेक्स्ट, द स्पेसिमेन इज सोक्ड इन अनपॉलीमराइज्ड लिक्विड इपॉक्सी प्लास्टिक until it is completely permeated and the plastic is hardened to form a solid block। तो पहले अनपॉलीमराइज्ड मतलब लिक्विड स्टेट में प्लास्टिक के अंदर इसको डाल देते हैं सैंपल को, फिर उसको जब वो पूरा ऑब्जॉर्व कर लेती है फिर उसमें हार्डनर डाल के उसको जमा देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार दो इंडस्ट्रियल दो ट्यूब्स आती हैं ग्लू के टाइप की, दोनों को आप मिक्स करते हो फिर वो बाद में जम जाती हैं, एरल्डाइड नाम से आती है, फेविटाइड नाम से आती है। तो वो क्या होता है, वो पॉलीमराइजेशन बाद में होती है उनकी, पहले वो अनपॉलीमराइज्ड होता है। Thin section are cut from this block with a glass or diamond knife using a special instrument called an ultra microtome। तो अल्ट्रा माइक्रोटोम यूज होता है इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसके अंदर ये अल्ट्रा माइक्रोटोम दिखाया हुआ है इन्होंने। इसके अंदर जो नाइफ होता है वो काफ़ी बहुत ही शार्प होता है। इसके अंदर माउंट करते हैं पहले तो जिस चीज़ का सैंपल काटना है, और उसका फिर सेक्शन कटिंग करते हैं इस डिवाइस से। तो ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसको अभी नहीं हमने करना।
The microbial specimen need to be stained before viewing. For this purpose, since section of the specimen are soaked in solution of heavy metals like lead citrate and uranyl acetate, the lead and uranium ions bind to cell structure and make them more electron opaque, thus increasing contrast in the material. Heavy osmium atoms from osmium tetroxide fixative also stain cells and increase their contrast. The stained thin section are then mounted on tiny copper grids and viewed. तो इसको स्टेनिंग करनी पड़ती है, स्टेनिंग के बाद ही वो दिख सकता है सैंपल. Some special techniques are also used for specimen preparation. Number one is shadow casting. In this technique, an extremely thin layer of metal such as platinum is deposited at an oblique angle on the specimen so that a shadow is produced by specimen on the uncoated side. This technique helps in producing topographical representation of the surface of the specimen. इसके अलावा एक नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक है, is an established method often used in diagnostic microscopy for contrasting a thin specimen with an optical opaque fluid. In this technique, the background is stained, leaving the actual specimen untouched and thus visible. तो जो आपका इसमें जो स्पेसिमेन होता है उसको स्टेन नहीं करते, सिर्फ बैकग्राउंड को करते हैं स्टेन, इसलिए इसको नेगेटिव स्टेनिंग कहा जाता है. इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल सच एज फॉस्फोटंगस्टिक एसिड इज यूज्ड टू गेट फाइन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. इसके अलावा एक टेक्निक है फ्रीज एचिंग. इन दिस टेक्निक सेल्स आर रैपिडली फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड देन वार्म टू -100 डिग्री सेल्सियस इन अ वैक्यूम चैम्बर. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका स्पेसिमेन होता है उसको जमा देते हैं लिक्विड फ्रियोन लिक्विड नाइट्रोजन के साथ. ये स्पेसिमेन है, लिक्विड फ्रियोन में इसको डिप करते हैं जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में डिप होती है. उसके बाद बेल जार के अंदर कोल्ड नाइफ होता है स्पेसिमेन को काटने के लिए, तो नाइफ इसको काट देता है. जो स्पेसिमेन है वो फ्रैक्चर हो जाता है, जहाँ पर उसके वीक पॉइंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे वीक पॉइंट्स हैं यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा और इससे फिर क्या होएगा, उसके दो हिस्से हो जाएंगे और इससे क्या है वेरी फाइन डिटेल आप इसमें व्यू कर सकते हैं. फिर इसकी एचिंग करते हैं. एचिंग में क्या है, इसके ऊपर फॉस्फोटंगस्टिक एसिड वगैरह डिपॉजिट कराते हैं, फिर इसकी शेडो बन जाती है. कार्बन लेयर डिपॉजिट कराने से इसकी शेडो बनती है. सॉरी, फॉस्फोटंगस्टिक एसिड नहीं, कार्बन लेयर बनाते हैं, मेटल की लेयर होती है. रेप्लिका व्यूड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका रेप्लिका बन जाता है. इसको कहते हैं फ्रीज एचिंग. फ्रीज एच का मैं आपको दिखा देता हूँ, है नहीं यहाँ पर फ्रीज एचिंग. ये देखिए काफ़ी, ये वैक्यूल साइटोप्लाज्म, ये एचिंग से ब्रेक करा हुआ स्ट्रक्चर है इसका. जैसे आपको बताया मैंने कि पहले उसको जमा दिया, ठंडा कर दिया, फिर उसको तोड़ दिया. ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं फ्रीज एचिंग से ही बनाए हुए हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये मेथड यूज होता है. इसके बाद आता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ सैंपल by scanning the surface with focused beam of electrons. The electrons interact with atoms in sample, producing various signals that contain information about the sample, surface topography and composition. तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ सैंपल की जो सरफेस है उसको स्कैन करता है, अंदर नहीं जाता. पहले वाला जो था वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, वो बीच में से सैंपल के स्ट्रक्चर दिखाता था. ये सिर्फ क्या है, बार बार का दिखाता है. The electron beam is scanned in a raster scan pattern and beam's position is combined with detected signal to produce an image. SEM can achieve resolution better than 1 nanometer. Specimen preparation is easy and in some cases air dried material can be examined directly. तो डायरेक्टली कई बार यूज हम उसको व्यू कर सकते हैं. Most often, however, microorganism must first be fixed, dehydrated and dried to preserve structure and prevent collapse of cell when they are exposed to the SEM's high vacuum. Before viewing, dried samples are mounted and coated with a thin layer of metal to prevent the build-up of an electric charge on the surface and to give a better image. तो पहले इनके ऊपर क्या मेटल का कोटिंग कर देते हैं जिससे कि उसकी इमेज अच्छी आ जाए. तो ये इमेज है, फोटो पोलन ग्रेन्स टेकन ऑन अ SEM शोज द करेक्टरिस्टिक डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ SEM माइक्रोग्राफ. तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेल्ड
जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी इमेज है ये। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया माइक्रोस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहें तो ये काफ़ी महंगे साबित होते हैं। हमारे आसपास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है करनाल है, NDRI जो इंस्टीट्यूट है, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, या फिर नाइपर मोहाली में ये है। तो काफ़ी ये महंगा होता है। यहाँ तो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ दिखाए हुए। ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एट 1 10 100,000 10,000 लाख 10 करोड़, ऐसे इतना महंगा होता है। थैंक यू वेरी मच।